मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक दर्जनों मैबैक गाड़ियों ने ब्रेक मारे और मेरे ठीक सामने आकर चीखते हुए रुक गईं। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लियू रक्सियान अपने लोगों को पटाखे चलाने का निर्देश दे रही थी और साथ ही बॉडीगार्ड्स को सैकड़ों आलीशान सूट उतारने का हुक्म दे रही थी। लियू रक्सियान ने मुस्कुराते हुए कहा, पतिदेव, मैं वापस आ गई हूं। देखा, मैंने 5 साल कहा था और पूरे 5 साल ही हुए हैं। मैंने तुम्हें एक दिन भी ज्यादा इंतजार नहीं कराया। काफी वफादार हूं ना मैं। चलो, इनमें से कोई एक चुन लो। हम एक हफ्ते में अपनी शादी कर रहे हैं। फिक्र मत करो, मैंने जिंगचेन के साथ तलाक के कागजात पहले ही फाइनल कर लिए हैं। हम दोनों अब सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स रहने के लिए तैयार हो गए हैं। बिल्कुल पवित्र रिश्ता। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह पूरी तरह से पागल हो। मैंने ठंडे लहजे में कहा, पूरी साइको हो। मैं जाने के लिए मुड़ा, पर लियू रक्सियान तेजी से आगे बढ़ी और फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता लेकर मेरा रास्ता रोक लिया। लियू रक्सियान ने मिन्नत करते हुए कहा, अरे गुस्सा मत हो। तुम तो जानते हो कि मेरे माता पिता ने मुझे उस अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया था। मेरे पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पर देखो, जितनी जल्दी शादी हुई उतनी ही जल्दी तलाक भी हो गया। जैसे ही सब खत्म हुआ, मैं सीधे तुम्हारे पास भाग कर आ गई। तुमने मेरे लिए 5 साल इंतजार किया है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी आधी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? काफी दरिया दिली है ना? यहां तक कि मैंने शादी का वेन्यू भी बुक कर लिया है। मैं अपने पतिदेव को किसी भी चीज की फिक्र नहीं होने दूंगी। उसकी बातें सुनकर गुस्से के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैंने चिल्लाकर ऑर्डर दिया, बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? क्या तुम सब मर गए हो? इसे यहां से बाहर निकालो। मेरा पहले से ही एक बच्चा है, फिर भी वह यहाँ आकर सच्ची प्रेमिका बनने का नाटक कर रही है। उसे सच में लगता है कि पूरी दुनिया उसी के इशारों पर चलती है। पर जैसे ही बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े, लियू रक्सियान अचानक किसी बेवकूफ की तरह जोर जोर से हंसने लगी। लियू रक्सियान हंसते हुए बोली, हा हा हा, मोक्सियान, 5 साल अलग रहने के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले। जब तुम मुझ पर इस तरह गुस्सा करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुमने अपने बॉडीगार्ड्स तक नहीं बदले। तुम सचमुच पुरानी यादों को संजो कर रखने वाले इंसान हो और मैं यहां खामखा डर रही थी कि कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। उसने लापरवाही से मेरे बॉडीगार्ड की तरफ हाथ हिलाया। हे बड़े भाई, याद हूं मैं? 5 साल पहले जब मैं मुक्सियान से मिलने के लिए दीवार फांद रही थी तो तुमने ही मुझे नीचे धक्का दिया था। मेरा पैर आज भी दुखता है, समझे? मजाक खत्म करने के बाद उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से गंभीर और भावुक हो गए। लियू रक्सियान ने प्यार से कहा, मुक्सियान, तुम जानते हो कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। उस वक्त हम दोनों की अपनी मजबूरियां थीं। तुमने मेरे साथ विदेश जाने से मना कर दिया था और मेरे पास अपने परिवार के खिलाफ जाकर यहां रुकने का कोई जरिया नहीं था। शुक्र है कि वह सारा ड्रामा अब अतीत की बात हो चुका है। मैंने जिंगचेन से खुलकर बात कर ली है। वह और मैं अब सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरे माता पिता को भी इस तलाक के बारे में पता है और अब वह मुझे तुम्हारे साथ रहने से नहीं रोकेंगे। मैंने उसकी तरफ बिल्कुल वैसे ही देखा जैसे कोई किसी पागल खाने से भागे हुए इंसान को देखता है। मैंने कहा, लियू रक्सियान, जब तुम विदेश से वापस आईं तो क्या अपना दिमाग वहीं छोड़ आईं? तुम्हें क्या लगता है तुम कोई सोना या हीरा हो? तुम्हें लगता है कि हर मर्द तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर है? हम दोनों एक ही सोशल सर्कल से आते हैं। क्या तुम्हारे दिमाग में कभी यह बात नहीं आई कि सिर्फ तुम ही अकेली नहीं थी जो अरेंज मैरिज का सामना कर रही थी? और क्या मुझे भी इस सब से नहीं गुजरना पड़ा होगा? लियू रक्सियान की आंखें फैल गईं, पर उसका अंदाज अभी भी मजाकिया और लापरवाह था। मेरे साथ मजाक करना बंद करो। लोग अरेंज मैरिज के लिए एक शांत और समझदार पति चाहते हैं। तुम्हारे इस गुस्से वाले स्वभाव के साथ कौन अपनी मर्जी से शादी करेगा? उन्हें तो तुम्हें किसी पूर्वज की तरह संभाल कर रखना पड़ेगा। सिर्फ मैं ही इतनी अंधी थी जो सालों तक तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रही और हमेशा तुम्हारी हर बात मानती रही। बाहर के लोगों को देखो, अगर तुमने किसी और के सामने इस तरह अपना आपा खोया होता तो वह तुम्हें तुरंत पलटकर तमाचा मार देते। मेरा चेहरा और ज्यादा गंभीर होते देख लियो रक्सियान का लहजा तुरंत नरम हो गया और वह मुझे मनाने की कोशिश करने लगी। लियू रक्सियान ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अच्छा अच्छा, अब मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। अतीत में जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी। मैं गलत थी।
प्लीज बड़े दिल वाले बनो और बात को यहीं खत्म करो। इसके अलावा अब मैं वापस आ तो गई हूं ना, तुम पहले ही 30 साल के हो चुके हो और अब तक कुंवारे हो। मेरे माता पिता जल्द ही इसका इल्जाम मेरे सिर पर मढ़ने लगेंगे। वह धीरे से खिलखिलाई, जिससे मेरा गुस्सा और भड़क गया। 5 साल पहले हम शादी की बात करने ही वाले थे कि अचानक उसने दावा किया कि हम अभी शादी नहीं कर सकते और उसे अपने परिवार से बात करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसके ठीक बाद वह पूरी तरह से गायब हो गई। इस डर से कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, मैंने उसे हर जगह ढूंढा और आखिरकार पुलिस को फोन किया। आखिर में पुलिस ने मुझे बताया कि लियू परिवार ने बहुत पहले ही अपने इमिग्रेशन के कागजात तैयार कर ली थे और वे 3 दिन पहले ही देश छोड़कर विदेश जा चुके थे। फ्लाइट के रास्ते का पीछा करते हुए मैं उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंचा, पर वहां जाकर मैंने देखा कि वह जो जिंगचेन के साथ खुले मैदान में शादी कर रही थी। जैसे ही मैंने उसे वहां से ले जाने की कोशिश की, सिक्योरिटी ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जब वह आखिरकार मुझसे मिलने आई, तब तक मुझे एक आवारा समझकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में 2 दिनों तक बंद रखा गया था और भूखा छोड़ दिया गया था। लियू रक्सियान ने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, तुम तो जानते हो कि मेरे माता पिता कैसे हैं। उन्होंने मुझे जो जिंगचेन से शादी करने के लिए मजबूर किया। उनका कहना था कि हमारे परिवार के लिए विदेश में पैर जमाने का यही एक इकलौता रास्ता था। मैं उनसे लड़ नहीं सकती थी। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो उन्होंने मेरे पैर तोड़ने की धमकी दी थी ताकि मैं तुम्हें कभी ढूंढ न सकूं। इस सारे दर्द की वजह वही थी, फिर भी वह ऐसे रो रही थी जैसे असली विक्टिम वह खुद हो। लियू रक्सियान ने सिसकते हुए कहा, मुक्सियान, बस मेरा इंतजार करना, ठीक है? मैं वादा करती हूं कि मैं उसे अपने एक बाल को भी छूने नहीं दूंगी। मैं 5 साल के अंदर उसे तलाक दे दूंगी, वापस इंडिया आऊंगी और तुमसे शादी करूंगी। अकेले इंडिया लौटने के बाद मैं 1 महीने के लिए गहरे डिप्रेशन में चला गया था। मुझे इस तरह बर्बाद होता देख मेरा भाई मुझे जबरदस्ती एक बिजनेस गाला में ले गया और यही वह जगह थी जहां मेरी मुलाकात फू यानरान से हुई थी। मेरी खामोशी को देखकर लियू रक्सियान की मुस्कान और गहरी हो गई। वह मेरे और करीब आई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसने जबरन वह गुलदस्ता मेरी बाहों में थमा दिया। लियू रक्सियान बोली, ठीक है, मैं जानती हूं कि तुम आज भी मेरी परवाह करते हो, वरना तुम मेरे पुराने मोहल्ले के पास इस तरह क्यों घूम रहे होते? तुम देखना चाहते थे कि मैं वापस आई हूं या नहीं, है ना? अब जब तुम्हारी दुआ पूरी हो गई है तो क्या तुम खुश नहीं हो? मेरी भौहें सिकुड़ गईं और मेरी नजर उसके कंधे के पार चली गई। ठीक उसके पीछे शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खड़ा था। मेरे मुंह से एक कड़वी हंसी निकल गई। मैंने तंज कसते हुए कहा, क्या तुम अंधी हो जो तुम्हें अपने ठीक पीछे की चीज दिखाई नहीं दे रही? अगर तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं तो जाकर चश्मा लगवा लो, रास्ते से हटो। गुस्सा होने के बजाय लियू रक्सियान की मुस्कान और बढ़ गई। मैं जानती हूं कि तुम कितने जिद्दी हो। तुम्हें हॉस्पिटल से सख्त नफरत है। अगर तुम बीमार भी होते हो तो तुम हमेशा डॉक्टर को अपने घर पर बुलाते हो। तुम्हारा यहां आना, इसका और क्या मतलब हो सकता है सिवाय इसके कि तुम मुझे मिस कर रहे थे? फिक्र मत करो, तुम्हें एक लफ्ज भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझती हूं। मिलते हैं 7 दिनों बाद, मेरे हैंडसम दुल्हे राजा। वह सीधे खड़ी हुई और गर्व से अपने सीने को थपथपाया। उसका यह घमंड बेहद चिढ़ाने वाला था। मैंने पूरी ताकत से उस गुलदस्ते को जमीन पर फेंक दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो। जाओ और उस झो झिंगचेन से कहो कि तुम्हें संभाल कर रखे। तुम जैसे साइको लोगों को समाज को परेशान करने के लिए बाहर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही मैं मुड़ा और कुछ कदम आगे बढ़ा, लियू रक्सियान ने अपना सिर नीचे झुकाया और तेजी से अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करने लगी। लियू रक्सियान ने मन ही मन सोचा, भाई तुम्हारी तरकीब सचमुच काम कर गई। वह जल रहा है। वह आज भी मुझसे प्यार करता है। जब मेरी शादी होगी तो तुम यकीनन सबसे मुख्य टेबल पर बैठोगे। जो झिंगचेन ने पलटकर एक वॉइस नोट भेजा जिसका लहजा समझना मुश्किल था। ठीक है, तुम्हें एडवांस में बधाई। यह देखकर कि मैं दूर जा चुका हूं, लियू रक्सियान ने अपना फोन अंदर रखा और तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को सारे सूट वापस गाड़ियों में पैक करने का इशारा किया। लियू रक्सियान चिल्लाई, इन्हें गंदा मत करना। मेरे पतिदेव को गंदगी से सख्त नफरत है, संभल कर काम करो। फिर उसने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखते हुए जोर से कहा, मुक्सियान, इन्हें पहनकर चेक करना मत भूलना। अगर तुम संतुष्ट नहीं हुए तो मैं पूरी रात जागकर तुम्हारे लिए नए सूट चुनूंगी। गाड़ी का दरवाजा एक भारी आवाज के साथ बंद हो गया।
मेरा चेहरा पूरी तरह से गुस्से से तमतमा रहा था। जब मैं सूट से भरी गाड़ी लेकर घर पहुंचा तो अंकल वांग मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और अपने हाथ मलने लगे। सर, ये सारा सामान, मैंने रूखेपन से कहा, इन्हें छोटे मालिक के लिए रख दो। समझो कि यह उनकी आंटी की तरफ से उनकी भविष्य की शादी के लिए तैयार किए गए सूट्स का एक कलेक्शन है। अंकल वांग हल्के से झिंझके और मुस्कुराए। सर, छोटे मालिक इस वक्त आपकी लिमिटेड एडिशन फाउंटेन पेन से खेल रहे हैं। उनके पूरे चेहरे पर स्याही लगी हुई है। अगर हम इन सूट्स को अभी ऊपर ले गए तो मुझे डर है कि ये खराब हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, मेरा बेटा घर से बाहर कूदते हुए आया। उसका चेहरा पूरी तरह स्याही से सना हुआ था। वह सीधे आकर मेरी बाहों में सिमट गया, जिससे मेरे कपड़े भी तुरंत गंदे हो गए। बेटे ने मासूमियत से पूछा, डैडी आप आ गए, छोटी बहन कैसी है, क्या उसने तंग किया? मैं उसे जवाब देने ही वाला था कि बच्ची अभी सिर्फ 2 महीने की है और हम इतनी जल्दी उसका जेंडर नहीं जान सकते। तभी मेरे बेटे की नजर उन शानदार सूट्स पर पड़ी। बेटा हैरान होकर बोला, वाह कितने सुंदर हैं डैडी, मुझे यह पहनना है, मुझे यह पहनना है। अंकल वांग तेजी से आगे बढ़े और उसे पीछे खींचने लगे। ओह मेरे छोटे आका, आप पूरी तरह मिट्टी से सने हुए हैं, कपड़ों को खराब मत कीजिए। मैं सोफे पर बैठ गया और अपने लिए थोड़ा गुनगुना पानी निकाला। मैंने लापरवाही से कहा, इसे खेलने दो इनके साथ, वैसे भी यह सिर्फ कचरे का एक ढेर है। तभी मुझे कुछ याद आया और मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। जब हम अगली बार उससे मिलेंगे तो इसे उस आंटी को खुद सामने से थैंक यू कहने देना। बच्चों में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। 2 घंटे से भी 100 से ज्यादा आलीशान सूट्स उसकी हरकतों की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। जब उसे खेलने के लिए कुछ और नहीं मिला तो वह जिद करने लगा कि उसे आइसक्रीम खानी है। उसके सामने बेबस होकर जैसे ही हमने मॉल के अंदर कदम रखा, हमारा सामना सीधे झो जिंगचेन से हुआ, जो अंगूठियां ट्राई कर रहा था। उसके ठीक बगल में लियू रक्सियान खड़ी थी। उसकी भौहें उसी जाने पहचाने घमंडी अंदाज में उठी हुई थी। लियू रक्सियान ने आगे बढ़कर कहा, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई, मेरा नंबर अनब्लॉक कर दो ना। अगर कोई बात हो तो मुझे सीधे फोन कर लिया करो, तुम्हें खुद इस तरह चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे मेरे सामने आकर चापलूसी करने लगी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। लियू रक्सियान ने पूछा, क्या तुमने वो सूट ट्राई किए, कोई पसंद आया? मैंने वो सारे तुम्हारी पसंद को ध्यान में रखकर चुने थे। मुझे उन्हें इकट्ठा करने में पूरा 1 साल लगा। मेरी इस सच्चाई को देखते हुए अब मुझसे नाराज होना बंद करो। मर्द जब गुस्सा करते हैं। मैंने अपने होठों को भींचा और उसे एक ठंडी नजर से देखा। मैंने तंज कसते हुए कहा, मैं बूढ़ा होता हूं या नहीं, इसे सीईओ लियू का कोई लेना देना नहीं है। एक अच्छा कुत्ता कभी रास्ता नहीं रोकता, हटो यहां से। आसपास के खरीदार रुकने लगे और इस ड्रामे को देखने लगे। सरेआम इस तरह बेइज्जती होने से लियू रक्सिया चेहरा गुस्से से बिगड़ने लगा। लियू रक्सियान ने गुस्से और अपमान में चिल्लाकर कहा, तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, अपनी हद पार मत करो। यह सच है कि तुमने मेरे लिए 5 साल इंतजार किया, पर मैंने भी विदेश में तुम्हारे लिए दिन रात खून पसीना बहाया है। मैं सिर्फ इसलिए झुकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। खुद तो कुछ ज्यादा खास मत समझो। अगर तुम बाहर जाकर ऐसा बर्ताव करोगे तो तुम सिर्फ लोगों को नाराज करोगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर जियांग परिवार की ताकत तुम्हारे पीछे ना होती तो तुम इस तरह अकड़कर घूम पाते? यह देखकर कि मैं खामोश हूं, उसने समझ लिया कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसका लहजा और ज्यादा घमंडी हो गया। लियू रक्सियान ने बड़े रुतबे से कहा, खुद को देखो जरा, मेरे अलावा कौन तुम्हें अपनाना चाहेगा? अमीर लोगों के पास चुनने के लिए ढेरों जवान और सीधे साधे कॉलेज के लड़के होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कोई और मेरी तरह को छोड़कर तुम्हारे सामने एक वफादार नौकर की तरह झुकी रहेगी? जब हम साथ थे तो वह हर छोटी बात पर माफी मांगती थी और अपनी गलती मानती थी, और वह माफी सिर्फ इसलिए होती थी क्योंकि उसे अपनी हदों का कोई अंदाजा नहीं था। वो या तो सड़क पर चलते हुए अनजान लड़कों को अपना वीचैट आईडी दे देती थी या दूसरे लड़कों से फुल स्वीकार कर लेती थी। मैंने सिर्फ एक माफी की उम्मीद की थी और वह खुद को ही विक्टिम दिखाने लगी। उस घुटन भरे अतीत की यादें दिमाग में तैरने लगी और मेरा चेहरा पूरी तरह सख्त हो गया। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैंने सचमुच सियोलियो के साथ बहुत नाइंसाफी की है। शुक्र है कि तुम उस वक्त ब्रेकअप करने के लिए इतनी समझदार थी, वरना तुम्हें जिंदगी भर यह नाइंसाफी झेलनी पड़ती। अब जब तुम्हें समझ आ गया है कि तुमने मुझे पहचानने में गलती की थी, मेरा पीछा छोड़ दो। अच्छा यही होगा कि हम इस रिश्ते को यही खत्म समझे। मैं जाने के लिए मुड़ा, पर लियू रक्सियान ने बेचैनी से कहा, तुम्हारे इस कहने का क्या मतलब है? शादी की लगभग पूरी प्लानिंग हो चुकी है, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। जैसे ही उसके मुंह से यह शब्द निंगचेन उसके पीछे से बाहर आया, उसकी उंगली चमचमाती हुई हीरे की अंगूठी बेहद चमकदार लग रही थी। झो जिंगचेन ने ताना मारते हुए कहा, तो ये है वो मिस्टर जियांग जिनसे रक्सियान 5 सालों से प्यार करती आ रही है। हेलो, मैं रक्सियान का एक्स हस्बैंड हूँ, झो अच्छा दोस्त। मिस्टर जियांग का
गुस्सा तो सचमुच उनके नाम से भी ज्यादा तेज है। मैं तो लगभग डर ही गया था। फिर वह आगे बढ़ा और मुझे समझाने वाले अंदाज में बोला, नाराज मत होइए मिस्टर जियांग, विदेश में उन 5 सालों के दौरान रक्सियान ने सिर्फ आपकी तारीफों के पुल बांधे थे। यहाँ तक कि उन सूट्स को चुनने में मैंने ही उसकी मदद की थी। कैसा लगा? कोई स्टाइल पसंद आया? मैंने उसे एक तीखी नजर से देखा। झोउ जिंगचेन लियू रक्सियान के पास गया और उसने उसे धीरे से कोहनी मारी। झोउ जिंगचेन ने कहा, जाओ जल्दी से मिस्टर जियांग से माफी मांगो। मर्द बस ऐसे ही होते हैं। वह सिर्फ इसलिए नखरे दिखा रहे हैं क्योंकि वह तुमसे प्यार करते हैं कि हर कोई तुम्हारी हर बात को मेरी तरह बर्दाश्त करेगा। लियू रक्सियान अनजाने में माफी मांगने के लिए आगे बढ़ी। मैं मुड़ा, मैंने अपने बेटे का हाथ थामा और एक बेहद शालीन मुस्कान अपने चेहरे पर ले आया। मैंने कहा, तो वो सूट मिस्टर झो ने चुने थे। मुझे आपको थैंक यू कहने का मौका ही नहीं मिला। मेरे बेटे को उनके साथ खेलने में बहुत मजा आया। हालांकि क्वालिटी थोड़ी कमजोर थी, वे बहुत जल्दी फट गए। बेटा, अंकल को थैंक यू कहो। मेरा बेटा अपनी मासूम और हैरान आंखों से हम दोनों को बारी बारी से देखने लगा। जो जिंगचेन एक सेकंड के लिए जम गया। फिर उसने एक लापरवाह घमंड से कहा, मिस्टर जियांग सचमुच बहुत अच्छा मजाक करते हैं। आपकी तो कभी शादी ही नहीं हुई, आपके पास बच्चा कहां से आएगा? इस तरह की बातें रक्सियान को बहुत दुख पहुंचाती हैं। विदेश में उन सालों के दौरान वह लगभग हर रात शराब में डूबी रहती थी और सपनों में आपका नाम पुकारती थी। जब मैं उसे संभालता था तो कई बार वे गलती से मुझे ही आप समझ बैठती थी। अब जब आप दोनों को आखिरकार साथ रहने का मौका मिला है तो नखरे दिखाना बंद कीजिए। इस बच्चे को जाने दीजिए। इसके असली पिता इस वक्त परेशान हो रहे होंगे। लियू रक्सियान मुझे इस तरह घूर रही थी जैसे वह अपनी नजरों से चेहरे में एक छेद कर देगी। लियू रक्सियान ने चिल्लाकर पूछा, यह किसका बच्चा है? तुम मेरी पीठ पीछे क्या कर रहे हो? जियांग मुक्सियान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? झोउ जिंगचेन गहरी परवाह दिखाने का नाटक करते हुए आगे बढ़ा, जैसे वह आग में घी डालने का काम कर रहा हो। झोउ जिंगचेन बोला, रक्सियान, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। शायद मिस्टर जियांग तुम्हारे जाने के बाद बहुत दुखी थे और उनसे कोई अस्थायी गलती हो गई। यह पूरी तरह से समझा जा सकता है जब तक उनकी शादी नहीं हुई है। बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। लियू परिवार आसानी से एक और मुंह का खर्च उठा सकता है। एक साधारण से वाक्य से उसने मुझे एक ऐसे मर्द के रूप में पेश कर दिया जिसका पर्सनल कैरेक्टर ठीक नहीं था। आसपास खड़े लोग तुरंत आपस में फुसफुसाने लगे। एक राहगीर ने कहा, वाह, अब ये किसी अमीर भोली लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी महिला बोली, सच में उसने इसके लिए 5 साल इंतजार किया। यह लड़का ना सिर्फ अपने साथ एक बच्चा लेकर आया है बल्कि इसका बर्ताव भी कितना घटिया है। इसे कहते हैं एहसान फरामोश होना। एक और शख्स ने कहा, यह दिखने में भी उतना अच्छा नहीं है। वह औरत जरूर अंधी होगी। इसके बगल में खड़ा सज्जन कहीं ज्यादा हैंडसम है। वे दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे फुसफुसाहट बढ़ने लगी, झोउ जिंगचेन ने मेरा हाथ खींचने का नाटक किया। मिस्टर जियांग, जिद्दी मत बनिए, सब देख रहे हैं। क्या आप जानबूझकर रक्सियान के लिए चीजें मुश्किल नहीं कर रहे? बस माफी मांग लीजिए, मैं रक्सियान को संभाल लूंगा। वो मेरी बात सबसे ज्यादा मानती है। वो बच्चे की देखभाल में तुम्हारी मदद जरूर करेगी। लियू रक्सियान ने मेरी कलाई को निजोर से खींचा जैसे वो मेरी हड्डियां ही तोड़ देगी। लियू रक्सियान ने दांत बीचते हुए कहा, मैं इसे पालने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि वह औरत कौन है। एक लंबी खामोशी छा गई और फिर वह अचानक पीछे हट गई जैसे उसने अपनी हार मान ली हो। लियू रक्सियान ने नरम पड़ते हुए कहा, तुम सिर्फ इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, है ना? पर उस दूसरी औरत को बर्बाद करना पूरी तरह मेरे बस में है। मैंने एक ठंडी हंसी हंस दी और उसका हाथ झटक कर अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया। मैंने कहा, चूंकि सीओ लियू इतनी काबिल हैं तो जाइए और खुद ही इसकी जांच कर लीजिए। आखिर इस शादी का फैसला भी तो आपने अकेले ही लिया। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, लियू रक्सियान के बॉडीगार्ड्स ने मेरा रास्ता रोक लिया। बॉडीगार्ड ने कहा, जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता आप कहीं नहीं जा रहे, इस डर से कि वे मेरे बेटे को डरा न दे। मैंने अपने गुस्से को दबाए रखा और पूरे 1 घंटे तक मॉल की उस दुकान में घूमता रहा जब तक कि एक बॉडीगार्ड वापस नहीं आया और उसने एक बार में नाचती हुई औरत का वीडियो सामने नहीं रख दिया। लियू रक्सियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने पूरी ताकत से अपना फोन जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। लियू रक्सियान चिल्लाई, तुम एक क्लब डांसर के प्यार में पड़ गए। जियांग मुक्सियान, तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला कर लिया था। मेरी नजर उस रुकी हुई स्क्रीन पर पड़ी। वह फू यानरान का एक वीडियो था जिसमें वह हमारी शादी से पहले मेरा मूड ठीक करने के लिए एक डांस सीख रही थी। लियू रक्सियान ने मेरा कॉलर पकड़ा और अपना चेहरा मेरे बिल्कुल करीब ले आई। लियू रक्सियान ने नफरत से कहा, वह औरत, मैं यह पक्का करूंगी कि वह इसकी कीमत चुकाए। एक बार जब मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, मैं ऐसा नाटक करूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पर अगर मैंने तुम्हें दोबारा ऐसी जगहों पर जाते हुए देखा तो तुम इसके अंजाम अच्छी तरह जानते हो। झोउ जिंगचेन ने अपनी कॉफी की एक चुस्की ली और दबी हुई हंसी हंसने लगा। झोउ जिंगचेन मजाक उड़ाते हुए कहा,
रक्सियान, अब बहुत हुआ। क्या जब हम विदेश में थे तब तुम ऐसी जगहों पर नहीं जाती थी? हर बार जब तुम पूरी तरह नशे में धुत हो जाती थी तो तुम मुझे ही बुलाती थी। तुम्हारे जाने के बाद मिस्टर जियांग अकेले थे। यह बिल्कुल नॉर्मल है कि उन्होंने किसी का साथ ढूंढा। लियू रक्सियान चिल्लाई। नॉर्मल की ऐसी की तैसी? मैं एक औरत हूँ, क्या एक बार मेरी स्थिति एक जैसी हो सकती है? अपना गुस्सा शांत करने के बाद लियू रक्सियान ने कहा, मैं उस औरत को देख लूंगी। शादी के बाद यह बच्चा लियू परिवार का होगा। मैं उन्हें दोबारा मिलने की इजाजत नहीं दूंगी। जहां तक तुम्हारी बात है, घर जाओ और शादी का इंतजार करो। अगले 6 दिनों तक घर से बाहर कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। यह कहकर वे मुड़ी और झोउ जिंगचेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकल गई। दूर जाते हुए झोउ जिंगचेन की आवाज आई, रक्सियान अपना मुंह छोटा मत करो, तुम्हारे भाई आज रात तुम्हें कुछ ड्रिंक्स पिलाने ले चलेगा। लियू रक्सियान ने जवाब दिया, चलो चलते हैं, मैं कुछ और लोगों को भी बुला लेती हूँ। जैसे ही उनकी आवाजें दूर हुई, मेरे बेटे ने सहमे हुए अंदाज में मेरा हाथ खींचा। डैडी, वह आंटी कौन थी? मैंने उसे सहलाया। बस एक पागल इंसान थी। मम्मी को इसके बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? शॉपिंग करने की सारी इच्छा खत्म होने के बाद जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, दुकान का एक कर्मचारी 3 शॉपिंग बैग्स लेकर दौड़ता हुआ बाहर आया। कर्मचारी ने कहा, सर ये चीजें सीईओ लियू ने आपको गिफ्ट करने के लिए खरीदी थी। क्योंकि आप अब भी यही हैं, इसलिए हमें घर तक चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। प्लीज इन्हें उन बैग्स को खोला। उनके अंदर बिल्कुल वही शादी की अंगूठियां थी जो मैंने 5 साल पहले उसके और अपने लिए चुनी थी। कितना अफसोस की बात थी, अंगूठियों का स्टाइल पुराना हो चुका था और दिल के जज्बात बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। उसी रात बेटे झोउ जिंगचेन ने किसी तरह मेरा नंबर हासिल कर लिया और मुझे अपने कॉन्टेक्ट्स में ऐड कर लिया। उसने एक प्राइवेट केटीवी रूम का वीडियो क्लिप भेजा। लियू रक्सियान पूरी तरह नशे में धुत थी और लड़खड़ाते हुए बोल रही थी। लियू रक्सियान ने नशे में कहा, तो यार ऐसा तो नहीं है कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। शादी के बाद मैं 10 या 8 बच्चे पैदा कर दूंगी। उसके पास बाहर मुंह मारने का वक्त ही नहीं बचेगा। झोउ जिंगचेन ने इसके बाद एक वॉइस नोट भेजा जिसमें उसकी हंसी साफ सुनी जा सकती थी। ज्यादा मत सोचिए मिस्टर जियांग, रक्सियान बस जबान की कड़वी है पर दिल की बहुत साफ है। फिक्र मत कीजिए, मैं उसकी देखभाल के लिए हूँ, कुछ गलत नहीं होगा। आप बस अपना पूरा ध्यान शादी पर लगाइए। पर उस वीडियो के बिल्कुल अंत में उसने जानबूझकर टेबल पर रखी एक होटल के कमरे की चाबी दिखाई थी। 10 या 8 बच्चे पैदा कर दूंगी। मैंने नफरत के मारे अपना फोन लगभग तोड़ ही दिया था। ऐसा लगा कि अब अपनी शादी को छुपा कर रखने की कोई जरूरत नहीं बची थी। यह सुनकर कि मैं अपनी शादी को सबके सामने लाना चाहता हूँ, इतनी खुश हुई कि उसने तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार 3 पोस्ट डाल दिए। फू यानरान की पोस्ट इस तरह थी, हाँ मेरा एक पति है और हमारा एक प्यारा बेटा भी है। हम 6 दिनों में अपनी शादी की ऑफिशियल रस्म निभा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। शादी के दिन मेरे बैंक अकाउंट में 50 मिलियन का ट्रांसफर आया। फू यानरान ने एक छोटा सा नोट छोड़ा था, दहेज, एक अपनी मर्जी से दिया हुआ गिफ्ट जिसे कभी वापस नहीं लिया जाएगा। जब लियू रक्सियान गाड़ियों के एक बहुत बड़े काफिले के साथ मेरे घर पहुंची, विला पूरी तरह से सुनसान था। वह 2 घंटे तक दरवाजे के बाहर खड़ी रही और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ। लियू रक्सियान ने गुस्से में कहा, मैंने उसके बच्चे तक को स्वीकार कर लिया और फिर भी उसकी इतनी हिम्मत कि वह मुझे इस तरह सबक सिखाने की कोशिश करे। दरवाजा तोड़ दो। दरवाजे पर लाते मारने की आवाज गूंजने लगी जिससे आसपास के पड़ोसी परेशान हो गए। जैसे ही लियू रक्सियान ने एक देखने वाले को समझाना शुरू किया कि वह यहाँ शादी करने आई है, पास की एक पड़ोसी आंटी ने उसे पूरी तरह से हैरान होकर देखा। पड़ोसी आंटी ने कहा, शादी करने आई हो? पर छोटे जियांग की तो 5 साल पहले ही शादी हो चुकी है। उनका एक बच्चा भी है। वे आज अपनी शादी की ऑफिशियल रस्म मना रहे हैं। तुम जरूर किसी गलत घर में आ गई हो। लियू रक्सियान का पैर जो दरवाजा तोड़ने के लिए उठा था वह हवा में ही थम गया। उसका बैलेंस लगभग बिगड़ ही गया। लियू रक्सियान ने चौंक कर पूछा, आपने क्या कहा? रस्म मना रहे हैं? किसके साथ? पड़ोसी आंटी ने जवाब दिया, जाहिर है मिस फू यानरान के वह आंटी ऐसे बात कर रही थी जैसे यह दुनिया का सबसे साफ सच हो और वे अपनी उंगलियों पर गिनने लगी। उनकी सालों पहले चुपचाप शादी हो चुकी थी। उनका बेटा अब 4 साल का है। आज आखिरकार उनकी शादी का बड़ा फंक्शन है जो शहर के बाहरी इलाके में बने उस बहुत बड़े हॉट स्प्रिंग होटल में हो रहा है। मैंने सुना है कि वहां फूलों से भरे 3 पूरे ट्रक भेजे गए हैं। लियू रक्सियान पूरी तरह से दंग और कामने लगी। चुपचाप शादी। फू यानरान, उसकी आवाज एक चीख में बदल गई और वे आगे बढ़ी। पड़ोसी आंटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। लियू रक्सियान ने, आप जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मुक्सियान ने मुझसे कहा था कि वह 5 साल इंतजार करेगा। मैंने अभी अभी झोउ जिंगचेन के साथ अपना तलाक खत्म किया है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? अपनी कलाई पर दर्द महसूस करते हुए पड़ोसी आंटी ने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाया। पड़ोसी आंटी ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझसे गलती कैसे हो सकती है? कुछ साल पहले जब मुक्सियान की पत्नी पेट से थी तो मुक्सियान खुद उन्हें हर चेकअप के लिए ले जाता था। वे दोनों इसी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। लियू रक्सियान का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ते देख पड़ोसी आंटी को थोड़ा डर लगा और वे 2 कदम पीछे हट गई। आंटी ने कहा,
मुझे घर जाकर अपने पति के लिए खाना बनाना है। मैं अब और बात नहीं कर सकती। अगर तुम मुक्सियान को ढूंढ रही हो तो खुद घंटी बजाकर देख लो। लियू रक्सियान जियांग विला के बंद दरवाजे को देखती रही। दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। 5 साल पहले की यादें अचानक उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। उसे याद आया जब वह इसी लिविंग रूम में बैठी थी और मैं अपनी माँ को संभालते हुए एक कैटलॉग के पन्नों को पलट रहा था। उस पुराने पल में मैंने कहा था, डियर, जब हम शादी करेंगे हम अपनी शादी इसी हॉट स्प्रिंग होटल में करेंगे, ठीक है? उस वक्त लियू रक्सियान ने अपनी आंखों में आंसू भरकर सिर हिलाया था। ठीक है, आज मेरी शादी सचमुच उसी होटल में हो रही थी, पर दुल्हन क्या वो नहीं थी? तभी उसका फोन जोर से वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर जो जिंगचेन का नाम चमक रहा था। जो जिंगचेन ने पूछा, हे रक्सियान, क्या चल रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि शुरुआत में ही शादी की बात मत छेड़ना। मैं पहले मुक्सियान के साथ थोड़ा नरम होना चाहिए था। तुम्हारी उसके साथ फिर से लड़ाई तो नहीं हो गई ना? क्या तुमने दूल्हे को गाड़ी में बिठा लिया? लियू रक्सियान ने फोन को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। लियू रक्सियान ने मायूसी से कहा, नहीं। पड़ोसी ने कहा कि मुक्सियान आज फुयानान के साथ अपनी शादी कर रहा है। उनका एक 4 साल का बेटा भी है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर झो जिंगचेन की जोर जोर से हंसने की आवाज स्पीकर से गूंज उठी। झो जिंगचेन हंसते हुए बोला, नामुमकिन फुयानान, वह बिजनेस सर्कल की सबसे सख्त महिला के रूप में नहीं जानी जाती। वह मर्दों से पूरी तरह दूर रहती है और उसका कभी कोई अफेयर नहीं रहा। वह मुक्सियान से शादी कैसे कर सकती है? वह पड़ोसी आंटी जरूर बूढ़ी हो चुकी हैं और उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं। वह थोड़ा रुक फिर एक सच्चे दोस्त की तरह समझाते हुए बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुक्सियान निश्चित रूप से तुम्हारे इस तरह अचाने की वजह से आज भी बहुत गुस्से में है। वह जानबूझकर तुम्हें जलाने के लिए किसी को पैसे देकर यह नाटक करवा रहा है। खुद सोचो, वह पहले तुम्हारे पीछे कितना पागल रहता था। अगर तुम 3 दिन के लिए भी बाहर जाती थी तो वह तुम्हें रोज फोन करता था। मुझे पूरा यकीन है कि वह बच्चा उसके किसी दोस्त का होगा जिसे सिर्फ इस नाटक के लिए उधार लिया गया है। लियू रक्सियान की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी, जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। लियू रक्सियान ने उम्मीद के साथ पूछा, सच में? क्या वह सचमुच यह सब सिर्फ मुझे नाराज करने के लिए कर रहा है? बिल्कुल सही। उसकी आवाज में पूरा भरोसा था। जिंगचोम बोला, जल्दी से उस होटल की तरफ जाओ और अफू परिवार सचमुच किसी शादी की मेजबानी कर रहा है तो सीधे अंदर घुस जाओ और मुक्सियान के सामने सारी बातें साफ कर दो। तुम्हारा यह भाई यहीं से तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं भी अभी वहां के लिए निकल रहा हूँ ताकि तुम्हें संभाल सकूं। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे वापस पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। फोन काटते ही लियू रक्सियान ने पूरी ताकत से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी एक तेज आवाज के साथ आगे बढ़ गई। स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और उसका दिमाग पूरी तरह से झो जिंगचेन की बातों में खोया हुआ था।